दोस्तों, साल 2024 के प्रथम या दूसरे सप्ताह की बात है। विदेश की रहने वाली एक लड़की जो कि दुबई घूमने के लिए आती है। दुबई घूमते घूमते उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना एक प्रयोग कर लिया जाए। दरअसल उसके दिमाग में एक बात आता है कि उसके पास एक बहुत महंगा सोने का हार होता है, साथ ही उसके पास एक हीरे की अंगूठी होती है, बहुत कीमती होती है। उसने इस सोने के हार और हीरे की उस अंगूठी को एक ऐसी जगह पर रखने का प्लान बनाया जहां से बहुत सारे लोगों का आना और जाना लगा हुआ था। ऐसे ही एक मार्केट में पहुंच जाती है। फुटपाथ है, फुटपाथ के किनारे बहुत सारी महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई थी। साथ ही वह महिला आराम से छिप जाती है और अपने सोने के उस हार को और हीरे की अंगूठी को कार के एक बोनेट पर रख देती है। और कार के बोनेट पर रखने के बाद जब छिप जाती है तो उसका एक कैमरा होता है। वह कैमरा लगातार चल रहा था। लगभग 30 से 35 मिनट का समय बीत जाता है। इस 30 से 35 मिनट समय में किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं गया, जबकि यहाँ से सैकड़ों लोग आते हैं जाते हैं। उधर निगाह सबकी जरूर जा रही थी, लेकिन किसी ने भी ना तो उस हीरे की अंगूठी को उठाने की कोशिश की और ना ही सोने के उस हार को उठाने की कोशिश की, जबकि उसकी कीमत बताई जाती है लगभग 15 से 20 लाख के आसपास। वह सोना का हार होता है और हीरे की अंगूठी होती है। जब 30 से 35 मिनट बीत जाता है तब उस महिला को पूरा यकीन हो जाता है कि आखिरकार इसको कोई उठाएगा नहीं, इसको कोई छुएगा भी नहीं। तभी वह एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। और जैसे ही सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड होता है तो पूरी दुनिया में इस वीडियो की चर्चा होना शुरू हो जाती है। लोग कहने लगते हैं कि कानून तो हर देश में बने हुए हैं, लेकिन कानून का दरअसल इन्हीं जगहों पर पालन होता है। इसलिए किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ना तो कोई चोरी कर सकता था, ना ही कोई डकैती डाल सकता था, ना ही कोई जो कानून होते हैं, चाहे वह ट्रैफिक के कानून हो या फिर वहां के लोकल के बनाए गए कानून हो, इन्हें तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं होती है। दरअसल आज की कहानी में जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। कानून था, कानून का पालन करना था, लेकिन कानून को तोड़ दिया जाता है। और जब कानून टूट जाता है तो उसके बाद उसको सजा सुनाई जाती है। जब इस सजा की जानकारी उस लड़के के घर पर पहुंच जाती है तो ना केवल घर वालों का बल्कि पूरे गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब करे तो क्या करें, क्योंकि मामला सऊदी अरब से जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहां के कानूनों का इतना सख्ती से पालन होता है। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपना का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोग को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना शुरू होती है सऊदी अरब से। दरअसल सऊदी अरब के मंत्रालय में एक पत्र लिखा जा रहा था, और जो पत्र लिखा जा रहा था वह पत्र जैसे पूरा कंप्लीट होता है उस पर संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर हो जाते हैं। हस्ताक्षर के बाद तत्काल भाव से उस लेटर को भारत के दूतावास में भेज दिया जाता है ताकि देरी ना हो। और जब देरी ना हो तो इसलिए जब भारत के दूतावास के उस अधिकारी के पास पहुंचता है तो वह कहते हैं कि इस लेटर को जितनी जल्दी हो सके भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचा दो, ताकि किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय में पहुंचता है, यानी कि दिल्ली आ जाता है, और दिल्ली से वह लेटर चलना शुरू होता है तो सीधा उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के जिला अधिकारी के पास पहुंच जाता है। और जैसे ही जिला अधिकारी के पास वह लेटर पहुंचता है तो वह उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, यानी कि एसएसपी मेरठ के पास, एसएसपी मेरठ विपिन ताजा के पास। जैसे ही वह लेटर पहुंचता है तो वह कहते हैं कि इस लेटर को रोकना नहीं चाहिए, जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचाए। यानी कि संबंधित थाना होता है मुंडाली, और वहां की थाना अध्यक्ष होती हैं सोमिया। सोमिया 1 दिसंबर 2024 की सुबह जब अपनी ड्यूटी पर आती हैं तो ड्यूटी पर आने के बाद अलग अलग कागजों पर वह सिग्नेचर कर रही थी। तभी एक छोटा सा कागज होता है, उस छोटे से कागज पर उनकी नजर पड़ जाती है। दरअसल इस पर ऊपर लिखा हुआ था नोटिस सूचना। इस नोटिस सूचना की गंभीरता को देखते हुए
सौम्या जो कि एसएचओ होती हैं मुडाली की, उन्होंने तत्काल प्रभाव से सीधा गांव की तरफ रवाना होती हैं, जो कि रछौटी गांव इनके ही थाना क्षेत्र में लगता है। वहां जाती हैं और पूछा जाता है, क्योंकि गांव में कम से कम 10,000 लोगों की आबादी है, बड़ा गांव है। ये वहां पर पहुंच जाती हैं और जाकर पूछती हैं कि यहाँ पर जुबैर नाम का कोई व्यक्ति रहता है जिसके बेटे का नाम जैद होता है। अब जैसे ही यह बात पूछी जाती है तो कुछ लोग तो चुपचाप हो जाते हैं। पुलिस को देखकर अक्सर लोग डर भी जाते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार पूछते हुए जैसे ही वह जुबैर के घर पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर पूछा जाता है कि आपका बेटा क्या सऊदी अरब में रहता है जिसका नाम मोहम्मद जैद है। वह कहते हैं कि हाँ जी हाँ, मेरा बेटा वहीं रहता है। तो जो मैडम गई थी वह बोलती हैं कि आपके बेटे को फांसी की सजा का हुक्म सुनाया गया है और वह फिलहाल जिहाद सेंटर जेल सुमेसी सऊदी अरब के अंदर है। आपको अगर कोई दिक्कत ना हो, कोई एतराज ना हो, तो वहां की सरकार ने आपको एक मौका भी दिया है, वह अवसर भी दिया है। यदि आप दया याचिका डालना चाहते हो, अपने बेटी की सजा को कम कराना चाहते हो या माफ कराना चाहते हो, तो आप दया याचिका डाल सकते हो। यदि वहां की सरकार को सही लगेगा तो हो सकता है कि आपका बेटा बच जाए, यदि सही नहीं लगेगा तो उसकी मौत पक्की है। जैसे ही इस बात की सूचना दी जाती है, सूचना देने के बाद उसके पिता जो जुबैर होते हैं उनकी हालत खराब हो जाती है। देखते ही देखते घर के पूरे सदस्यों को इस बात का पता चल जाता है। उनकी पत्नी का नाम रिहाना होता है, उनका खुद का नाम जुबैर होता है। उनके 7 लड़के होते हैं, 2 लड़कियां होती हैं। 7 लड़कों में से जो 3 बड़े लड़के हैं, मोइन, जैद, फैसल, यह सऊदी अरब में नौकरी करते हैं, ड्राइवरी का काम करते हैं। वहां से जो 30 से 35 हजार महीने की मिलते हैं, कमा कर देते हैं। एक बेटा है जो कि पुलिस की तैयारी कर रहा है, 2 बेटे हैं बाकी जो पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल जैसे ही खबर मिलती है उसके बाद फिर लोगों को कहानी याद आती है, मीडिया वालों का जमघट लगना शुरू हो जाता है। अब अखबार वाले हों, टीवी वाले हों, सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हों, सीधा गांव जाते हैं और गांव जाने के बाद जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं। पता चलता है कि जुबैर का दूसरे नंबर का लड़का जिसका नाम जैद होता है, जैद साल 2018 में सऊदी अरब के लिए गया हुआ था और सऊदी अरब के लिए जो गया था वह ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं था। उसको एक ही काम आता था, ड्राइवरी करना, यानी कि कोई भी वाहन चला सकता था, गाड़ी चला सकता था, कार चला सकता था। इसकी वह तैयारी करके गया हुआ था। उसके पास पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं। जब वह वहां पर जाता है तो एक सऊदी अरब की कंपनी होती है, उस कंपनी में उसको एक नौकरी मिल जाती है। लेकिन जैसे ही उसने उस नौकरी में ज्वाइन किया तो उसको ऐसा लगता था जैसे कि यहाँ पर वेतन कम है, यदि यहाँ की जगह को दूसरी जगह पर स्विच करे तो शायद ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। इसलिए हर दिन काम तो जरूर करता था, लेकिन उसे कम वेतन का मलाल रहता था कि जिस हिसाब से वह वहां पर आया था उस हिसाब से उतने पैसे उसे नहीं मिल रहे हैं। घर वालों को भेजे तो क्या भेजे, बचाए तो क्या बचाए, खुद खाएं तो क्या खाएं। इसलिए 1 साल उसका कैसे गुजर जाता है उसको पता ही नहीं चलता। 1 साल के बाद वह स्विच करता है और एक दूसरी कंपनी में, अल जाफर कंपनी में वह स्विच कर लेता है। वह जाता है, ज्वाइन कर लेता है और वहां पर वह गाड़ी चलाता है। अब वहां पर उसको तनख्वाह भी ठीक ठाक मिलने लगती है। उसकी लाइफ एकदम से बढ़िया सी चल रही थी, कोई दिक्कत भी नहीं, कोई परेशानी भी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे कि मुंह मांगी मुराद उसकी पूरी हो चुकी हो। अब सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। कार का एक्सीडेंट कुछ ज्यादा बड़ा था। जैसे ही मालिक को यह बात का पता चलता है तो मालिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जैद को समझाने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैद करता तो क्या करता, गाड़ी तो काफी हद तक उसमें नुकसान हो चुका था। इसलिए मालिक का गुस्सा वह बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और मालिक बताया जाता है कि इस जैद पर एक मुकदमा दायर कर देता है। कार की कीमत की पूरी वसूली का वह मुकदमा दायर कर देता है। अब जैसे ही इस लड़के को ये लगता है कि क्योंकि जैसे गल्फ कंट्रीज में कोई भी कार की कीमत अगर देखी जाए, सामान्य कार भी होती है, वह भी 20 से 30 लाख से कम नहीं होती हैं। लेकिन अगर किसी बड़े सेठ की गाड़ी चलाई जाती है तो पता चलता है कि 1 करोड़ या 2 करोड़ या 3 करोड़ की कीमत की गाड़ियां ही होती हैं। अब ऐसे स्थिति में वह एक मजदूर जो ड्राइवर होता है वह कहां से इतने पैसे का इंतजाम करेगा। मौका मिलता है और वहां से भाग जाता है। जब भाग जाता है तो उसके बाद फिर वह करे तो क्या करे, क्योंकि वापस भी नहीं आ सकता था।
उसकी पूरी जानकारी, सब कुछ जब हम कहीं विदेश में जाते हैं तो एक एक चीज की जानकारी हमें देनी पड़ती है। हमारा रिकॉर्ड अच्छा रहेगा तो हम दोबारा फिर से भी जा सकते हैं, रिकॉर्ड खराब हो गया तो फिर कभी नहीं जा सकते। आखिरकार इसको एक पुलिस वाले से मुलाकात हो जाती है और जैसे ही पुलिस वाले से मुलाकात होती है तो पुलिस वाले जैद की बातें सुनने के बाद बड़ा इमोशनल हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ काम करो, मेरी गाड़ी है, मेरे परिवार के लोगों को ले जाओ, ले आओ और जो भी तनख्वाह है मैं तनख्वाह देता रहूंगा। अब ऐसे जैसे फरिश्ते की तरह वह पुलिस वाला मिल जाता है और जैद उसके लिए काम करना शुरू कर देता है। जैद आराम से काम कर रहा था, आना जाना लगा रहता है, जो भी उसका होता था। लेकिन किसी ने मुखबिरी कर दी। जब मुखबिर के बाद पता चलता है कि इसकी कार के अंदर नशीली पदार्थ रखा हुआ है, पुलिस ने उसको चारों तरफ से घेर लिया था। उसने बचने की तमाम कोशिश की लेकिन बच नहीं पाया। उसके पास 2 बैग रखे हुए थे नायलॉन के, वह बैग होते हैं। एक बैग को खोला जाता है तो इसमें क्रिस्टल मैथ ड्रग्स का एक नाम होता है, तो ड्रग्स पाया जाता है जिसकी वजन होता है लगभग 500 से 600 ग्राम के आसपास और बैग होता है, उस बैग के अंदर क्रिस्टल ड्रग्स पाया जाता है जिसका वजन होता है 400 ग्राम के आसपास। कुल मिलाकर लगभग 800 से 900 ग्राम का यह पूरा ड्रग्स पाया जाता है, नशीला पदार्थ पाया जाता है। और जैसे यह पता चलता है, जब पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो उसका एक दोस्त निकलता है, सहयोगी निकलता है, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला होता है। पुलिस उसको भी पकड़ती है, जैद को भी पकड़ती है। इन दोनों को पकड़ने के बाद गिरफ्तार किया जाता है और 15 जनवरी 2024 को इनको जेल में डाल दिया जाता है। और जब जेल में डाल देते हैं तो उसके बाद जैसे इंडिया में कोई केस होता है और केस के बाद फिर पैरवी होती है, पुलिस चार्जशीट लगाती है, अदालत में मामला पहुंचता है, वकील जिरह करते हैं, जज सुनवाई करते हैं। इस तरह से लगातार वह तारीख पर तारीख पड़ती रहती है और तारीख पर तारीख पड़ने के बाद यह मामला सरकार से सीधा सीधा टकराव की स्थिति बन जाती है, क्योंकि यहाँ किसी का मर्डर नहीं हुआ है बल्कि सरकार यानी कि पुलिस ने पकड़ा है और सरकार ही पैरवी कर रही है। ऐसी स्थिति में जो भी पुख्ता सबूत उनके खिलाफ जुटाए जा सकते थे, पुख्ता सबूत जुटाए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट यह कहती है कि जैद और जो पाकिस्तानी वह लड़का उसका सहयोगी होता है, उन्होंने अपने जुर्म को कबूल कर लिया है। जैसे ही अपना जुर्म कबूल कर लिया जाता है, क्रिमिनल कोर्ट मक्का की जो आपराधिक न्यायालय होता है, वहां पर संयुक्त जजों की टीम पीट बैठती है। उन्होंने पूरे मामले की सुनवाई करने के बाद इन दोनों को सजाए मौत का हुक्म सुना दिया गया कि तुमने जो अपराध किया है, यानी कि तुम्हारे पास 900 ग्राम का जो नशीला पदार्थ पाया गया है, ड्रग्स पाई गई है, इसके अपराध के जुर्म में आपको सजाए मौत का हुक्म सुनाया जाता है। दरअसल जैसे सजाए मौत का यह हुक्म सुनाया जाता है, जाहिर सी बात हड़कंप मचना तय था। यह जो रछौटी गांव है, जिस गांव का जैद रहने वाला होता है, उस गांव की आबादी बताई जाती है लगभग 10,000 के आसपास। ऐसा कोई घर होगा शायद जिस घर से कोई लड़का, कोई आदमी सऊदी अरब में ना हो। लगभग बताया जाता है कि 650 से लगभग 700 ऐसे लोग हैं जो सऊदी अरब में नौकरी करते हैं और मोस्टली 7% 99 ऐसे पर्सन लड़के हैं जो ड्राइवरी का ही काम करते हैं। हालांकि पिछले दिनों एक मोहम्मद मुस्लिम नाम का एक लड़का होता है, वह भी ड्राइवर ही था, उसका मर्डर हो जाता है। किन कारणों से उसका मर्डर हुआ था, जबकि इस गांव के बहुत सारे लड़के जो वहां पर काम करते हैं, लेकिन कभी किसी के साथ ना कोई आपराधिक वारदात हुई है, ना कोई घटना हुई है। लेकिन एक मोहम्मद मुस्लिम था जिसका मर्डर हो जाता है। उसके मर्डर के बाद क्या हुआ उसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन 600 से 700 लोगों में जैसे सबको पता चलता है कि जैद के साथ कुछ इस तरह की घटना हो चुकी है, तो 15 जनवरी 2023 से लेकर यह मामला लगातार चल रहा था। जब अदालत इन्हें मौत की सजा सुना देती है, वहां पर फांसी नहीं दी जाती। बताया जाता है कि वहां पर चौराहे पर आदमी के हाथ पैर बांधकर उसे बिठाया जाता है और उसकी गर्दन को कलम कर दिया जाता है। इसी तरह से हो सकता है कि इसके साथ भी कुछ ऐसा ही वारदात हो। लेकिन जब सऊदी अरब के जो वहाँ की गवर्नमेंट सरकार है, क्योंकि राजतंत्र है, वहाँ पर राजा है, तो इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से एक मैसेज का कन्वे होता है यहाँ इंडिया के लिए कि अगर उसके परिवार के लोग यह चाहते हैं कि वह अपील करना चाहते हैं दया याचिका के लिए, तो उन्हें हम एक अवसर दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं। और जैसे ही परिवार के लोगों को यह बात पता चलती है
तो परिवार के लोग इस घटना को सुनकर उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। उन्हें कोई लीड नहीं मिल रही थी, उन्हें कोई लाइन नहीं मिल रही थी कि आखिरकार करे तो क्या करे, किस रास्ते से जाएं, कैसे करें, क्या प्रोसेस होता है। हालांकि इस मामले में अब बड़ी संख्या में लोग जो जानकार लोगों ने परिवार के लोगों से संपर्क करना शुरू कर दिया ताकि जैद की जिंदगी को बचाया जा सके, ताकि उसे मौत की सजा से छुटकारा दिलाया जा सके, ताकि उसे इंडिया वापस लाया जा सके। इन तरह की कोशिश चल रही है, और चाहे वह विदेश मंत्रालय हो या भारत सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अन्य कोई माध्यम हो, उनके माध्यम से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से परिवार के लोग अपील कर रहे हैं कि उनके बेटे को बचा लिया जाए। उनका बेटा पूरी तरह से निर्दोष है। हालांकि उनके कहने का मतलब यह है कि निर्दोष है, लेकिन वहां की जो कानून ने इस मामले में कोर्ट में जिरा हुई है, पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट लगाई होगी उसके हिसाब से, और साथ ही जो अपना जुर्म कबूल कर लिया है उसके हिसाब से वह अपराधी सिद्ध हो चुका है। कब उसको फांसी हो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर हम आपको आंकड़े की बात करें तो साल 2024 में बताया जाता है कि 214 लोगों को मौत की सजा का हुक्म सुनाया गया है, जिसमें 101 विदेशी हैं और जिनमें 101 विदेशियों में से 21 पाकिस्तानी हैं। भारत के 2 या 3 लोग बताए जाते हैं, जिनमें से एक जैद भी है। अब ये आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2023 की अगर हम बात करें 34 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, और 2022 की अगर बात करें तो उसमें भी 34 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई थी, यानी कि दोनों साल 34 लोगों को सजा दी गई थी। ये आंकड़ा 3 गुना से ज्यादा कहीं हो चुका है। जो विदेशियों को, जिसमें लगातार साल 2024 में 101 विदेशी हैं और टोटल मिलाकर 214 लोग हैं। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें बताया जाता है कि जितने भी इन लोगों को सजा सुनाई गई है उसमें काला जादू, राजद्रोह, हत्या, रेप, ड्रग्स, इस तरह के जो आरोप हैं, उन आरोप में जब सिद्ध हो जाता है उनके बाद यह सजा दी जाती है। बीच चौराहे पर लेकर जाते हैं, हजारों की संख्या में लोग देख रहे होते हैं, उनको बिठाया जाता है, हाथ उनके बांध दिए जाते हैं, सर पर कपड़ा रखकर, और कोई जला जाता है और गर्दन को कलम करके निकल जाता है। यानी कि यह एक साथ, यह शायद दुनिया में किसी इतिहास में ऐसी पहली नहीं, बल्कि यहाँ पर इन देशों में, गल्फ कंट्रीज में ऐसा ही होता है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसके लिए कानून का इतना खौफ पैदा कर देते हैं कि वह कानून का दुरुपयोग करने से पहले, कानून को तोड़ने से पहले हजारों बार सोचता है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या जुबैर अपने बेटे को बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे, क्या इस गांव का लाडला वापस लौटकर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, या तो खैर भविष्य के घर में छिपा है। लेकिन जिस तरह की यह घटना होती है, उस घटना से लोगों में, जो विदेश में यानी कि सऊदी अरब या गल्फ कंट्रीज में नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, उनके अंदर एक डर पैदा हो गया है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं उस पुलिस वाले की ही लापरवाही रही होगी जो उसमें जैद को फंसा चुका है। अब पुलिस वाले की लापरवाही है तो वह जांच में क्यों नहीं आया, यह भी एक तरह का सवाल है। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखा नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।